केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। आपका जो पेपर लगेगा वो 3.25 घंटे का पेपर होगा और जो पूर्णांक रहेगा वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 56 अंक का पेपर होगा। ठीक है, ये कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिनके बारे में आप भलीभांति परिचित हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपका जो बोर्ड का इस बार पेपर आएगा उसमें टोटल 5 खंड होंगे। टोटल कितने खंड होंगे? 5। खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ये ए, बी, सी, डी और ई। पहला जो खंड होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। पहला जो खंड होगा उसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। दूसरा जो खंड होगा उसमें 4 प्रश्न होंगे। तीसरा जो खंड होगा उसमें भी 4 प्रश्न होंगे। चौथा जो खंड होगा उसमें 2 प्रश्न होंगे और पांचवा जो खंड होगा उसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न होंगे। तो देखिएगा पहला जो खंड होगा उस खंड में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का रहेगा, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 to 10 यानी ऑब्जेक्टिव रहेंगे 10 क्वेश्चन तो, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो एक एक लाइन वाले या आप कह सकते हो एक एक शब्द वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 जो होगा उसमें रोमन संख्या में लिखा हुआ है, देखो 1 to 10। रोमन संख्या में क्या लिखा हुआ है? 1 to 10। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। और इसके आप देख पा रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये देखो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प आपको सही छांटना होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पहला प्रश्न है उसमें रोमन संख्या में 1 से 10 तक प्रश्न होंगे और फिर 2 से 11 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक लाइन वाले या एक एक शब्द में जो उत्तर दिए जा सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। जैसे अति भारी तत्व किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप एक लाइन में लिखोगे। किस तत्व के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने हेतु किया जाता है, तो इसमें 2 शब्दों में उत्तर हो जाएगा। ये जैसे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम लिखो, तो फिटिक अभिक्रिया। तो 1 शब्द में या 2 शब्द में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन में आपको इनका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न तो ये हो गए और 10 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 20। तो 20 अंकों के तो आपके ये वाले प्रश्न हो गए। फिर दूसरा जो खंड होगा खंड ब, उसमें 12 13 14 और 15 टोटल 4 प्रश्न होंगे, 12 से लेकर 15 तक। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का। और टोटल अंक कितने हो गए? 8। तीसरा जो खंड होगा उसमें 16 से 19 तक क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा और 4 प्रश्न है ये, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 12। चौथा जो खंड है जिसको हम खंड डी या द बोलेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 21 तक है। तो 20 21 कितने क्वेश्चन हो गए? 2। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 4 के अंक का। तो टोटल अंक कितने हो गए? 8। और भाग ई यानी ये, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 4 अंक का। टोटल कितने अंक हो गए? 8 अंक हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 56 अंक का पेपर आपका लगेगा, जिसमें आपके पास 5 खंड होंगे। पहले खंड में 20 प्रश्न होंगे, दूसरे खंड में 4, तीसरे में 4, चौथे में 2 और 5वें में 2। चलेगा, शुरुआत करते हैं हम पेपर की।
और जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है। किसी द्रव का वाष्प दाब ताप बढ़ाने से क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ाने से जो द्रव होता है उस द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, सदैव बढ़ता है, क्योंकि वाष्प की मात्रा बढ़ती है। जब आप किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हो तो उसके द्वारा बनने वाली जो वाष्प होती है उसकी मात्रा बढ़ती है, तो सदैव बढ़ता है। ठीक है, तो वाष्प दाब किसी द्रव का ताप बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, जंग निम्न का मिश्रण है। तो ध्यान रखिएगा, जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। ये जंग का क्या है, सूत्र है, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा, तो फिर आपको आंसर क्या लगाना है। ध्यान रखिएगा, जंग में जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, जंग जो होता है उसमें आयरन जो होता है उस आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो यहाँ पर आपको जो 4 विकल्प दे रहे हैं उसमें देखो, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, इसमें +3 है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें +2 है, इसमें +2 है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, से। और चौथा भी आंसर नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंसर से। ठीक है, विकल्प संख्या सी, Fe2O3 + FeOH का होल थ्राइस। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए जंग का सूत्र लिखो, तब आपको क्या लिखना है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धआयु, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धआयु 69.3 सेकंड है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो देखिएगा, हमने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयु काल होता है T12, उसका सूत्र होता है 0.693/K, 0.693/K। अब आपको यहाँ पर अर्धआयु काल का मान दे रखा है और K का मान पूछा है, तो बताओ इस सूत्र से K का मान क्या हो जाएगा। K बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई T12, 0.693 डिवाइडेड बाई T12 का मान आपको रखना है। तो देखिएगा T12 कितना दे रखा है आपको, 69.3। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10⁻² सेकेंड इनवर्स, 10⁻² सेकेंड इनवर्स। तो देखिएगा कौन सा आंसर होगा इसका, तो आंसर ए भी होगा और आंसर ब भी होगा। तो दोनों आंसर होंगे, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, 10⁻² सेकेंड इनवर्स उत्तर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है। निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जो गोल्ड संख्या होती है वो जिलेटिन की होती है। जिलेटिन की गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है और जिलेटिन की गोल्ड संख्या का मान होता है 0.005 से 0.01 और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड संख्या होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, आलू के स्टार्च की जो गोल्ड संख्या है, आलू के स्टार्च की जो गोल्ड संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसका मान होता है 20 से 25। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से
किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम गोल्ड संख्या होती है जिलेटिन की, और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड संख्या होती है वो होती है आलू के स्टार्च की। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। उस चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से गोल्ड संख्या पढ़ाई थी। तो आपने, यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है, वो चैप्टर आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो उस चैप्टर को पहले पढ़िएगा, उस चैप्टर के सभी वीडियोज़ आप देखिएगा। तो गोल्ड संख्या होती क्या है, एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को, जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोक देती है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने वैसे वो वीडियो देख लिया होगा। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जिलेटिन, तो आंसर है, ये देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, जिलेटिन। एक बार वापस से बता देता हूँ, जिलेटिन की गोल्ड संख्या सबसे कम होती है 0.005 से 0.01, और आलू के स्टार्च की गोल्ड संख्या सबसे ज़्यादा होती है 20 से 25। और गोल्ड संख्या होती क्या है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को, यानी हमारे पास एक गोल्ड का कोलाइड है और उसका वॉल्यूम कितना है 10 ml, उस गोल्ड के कोलाइड को सुरक्षित रखना है किससे, 1 ml 10% NaCl के विलयन से। उसमें हमें एक कोलाइड मिलाना होता है जिसे हम कहते हैं रक्षी कोलाइड। उस रक्षी कोलाइड की जो मिलीग्राम में मात्रा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से समझा ही देता हूँ आपको। देखो कि हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में 10 ml गोल्ड का कोलाइड विलयन है, जो कि एक द्रव विरोधी कोलाइड होता है। कैसा होता है, द्रव विरोधी कोलाइड होता है, और इसका स्थायित्व तो बहुत कम होता है। इसलिए हम इसकी रक्षा करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। अब बात आती है गोल्ड संख्या में रक्षा किससे करनी होती है। तो गोल्ड संख्या की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा में आपको ध्यान रखना है, इस 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन की रक्षा हमें करनी होती है NaCl से, और NaCl के कितने % विलयन से, 10% विलयन से, और कितने ml विलयन से, 1 ml विलयन से। तो 1 ml 10% NaCl के विलयन से इस 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन की सुरक्षा करने के लिए हम इसमें एक रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। उस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण संख्या आलू के स्टार्च की होती है और सबसे कम स्वर्ण संख्या जिलेटिन की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक जब पढ़ाया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। सो सबसे ज़्यादा आयनन विभव होता है नाइट्रोजन का, फिर और फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। तो बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन। याद रखिएगा वर्ग 15 में सबसे ज़्यादा आयनन विभव नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग में आप चले जाइएगा, जैसे अपन वर्ग 15, 16, 17, 18, इन सभी वर्गों में जो पहला तत्व होता है उनका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। सर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसका आयनन विभव उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सबसे छोटे आकार का जो परमाणु है यहाँ पे वो कौन है, नाइट्रोजन। लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा सीरियम। याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था
+3 होती है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथेनाइट श्रेणी का एक तत्व, एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो मैंने आपको बताया था आंसर क्या होगा, सीरियम, Ce। तो याद कीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, Ce। इसके अलावा एक और तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, बताइएगा आप कमेंट करके बताइएगा उस तत्व का नाम। यदि आपने डी ब्लॉक मेरे वाले वीडियोस से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीरियम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक और तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और स्थायी भी है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, समूह 15 में भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक लब्धि में पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नाइट्रोजन। किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम एक एक आयन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम +2 की। तो देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5 4s1। अब ये कह रहा है कि क्रोमियम +2 की बात कर रहा है, तो हम क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले S से निकालना है फिर D से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक तो S से निकाल दो, एक D से निकाल दो। तो S में तो कितने बच जाएंगे, 0, और D में कितने रह जाएंगे, 4। तो D में 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो हम यहाँ पर D उपकोष बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, 1 2 3 और 4। तो देखिएगा यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आंसर की ओर जो हमें दे रखा है, दूसरा जो विकल्प है उसकी ओर, कॉपर +2। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो होता है 3d10 4s1। मैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूँ। अब आपको कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कॉपर +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3d9 4s0। 3d9 4s0 क्यों? क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो एक तो आप S से निकाल दोगे और एक D से। अब आपके पास में D में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप 9 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। तो आप पहले D उपकोष बना लेना। ये D उपकोष कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 5। तो ये आपने 5 कक्षक बना लिए। अब आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर फिल कीजिएगा। तो अपन चलिएगा इसके अंदर फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बताइएगा क्या सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए क्या? ये वाले युग्मित हो गए, 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 लेकिन देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बच गया। इसका मतलब कॉपर +2 भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, कॉपर +1। तो वापस से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 3d10 4s1। अब कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, पहले S से निकालना है। तो 3d10 4s0। अब D10 हो गया, और D10 होते ही बताओ सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे कि नहीं होंगे, चलो करके देख लेते हैं। तो ये D उपकोष हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप क्या देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, युग्मित हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलो एक बार चौथा आंसर भी देख लेते हैं कि निकल +2 क्यों नहीं होगा। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2। तो निकल +2 का होगा 3d8 4s0। आप अब क्या करेंगे, D में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो पहले आप D उपकोष बना लीजिएगा, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, 2, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, C। निम्नांकित में से उभय दंती लिगेंड है, उभय दंती लिगेंड।
उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको बहुत अच्छे से उभयदंतुक लिगेंड पढ़ाए हैं, तो आपने अगर वो वीडियोज़ अभी नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। उभयदंतुक लिगेंड के 3 एग्जाम्पल्स मेनली होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे, एक तो NO2-, एक CN- और एक SCN-। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NO2-। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि C6H5OH प्लस X प्लस 3KOH इज इक्वल टू C6H4OH CHO प्लस 3H2O पदार्थ X का मान क्या होगा? तो बच्चों ये वाली जो अभिक्रिया है वो राइमर-टीमान अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में हम जानते हैं कि हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं, तब तो बनता है सैलिसैल्डिहाइड। देखो ये सैलिसैल्डिहाइड बना रखा है, CHO लगा रखा है। अगर यहाँ पर CHO हो तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होगा। और राइमर-टीमान एक और अभिक्रिया होती है जिसमें हम CCl4 लेते हैं, याद कीजिएगा CCl4 लेते हैं और 4KOH लेते हैं, उसमें बनता है सैलिसिलिक अम्ल और उसमें फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH समूह लग जाता है। चूँकि यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड बना रखा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बना रखा है? सैलिसैल्डिहाइड बना रखा है। तो X की जो वैल्यू होगी वो क्लोरोफॉर्म होगी, X की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्लोरोफॉर्म होगी। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया है, आपको मैंने राइमर-टीमान अभिक्रिया चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाई थी। चलिएगा अब हम क्वेश्चन संख्या 2 से 8 सॉल्व करेंगे। और ये वाले प्रश्न भी एक एक अंक के ही हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी एक एक अंक के थे और ये भी कितने अंक के हैं? एक एक अंक के हैं। तो पहला क्वेश्चन है अति भारी तत्व किसे कहते हैं? सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें सुपर हैवी एलिमेंट्स को डिस्कस कर रखा है कि परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर वाले तत्व जो कि मानव निर्मित है और रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है, उन्हें अति भारी तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा अति भारी तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर होता है उन्हें क्या कहा गया है? अति भारी तत्व या सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा गया है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर होता है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस तत्व के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने हेतु किया जाता है? किस तत्व के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा नियोडीमियम और प्रेसियोडीमियम, दो तत्व ऐसे हैं। नियोडीमियम, एक तो है नियोडीमियम जिसका प्रतीक होता है Nd, एक है प्रेसियोडीमियम जिसका प्रतीक होता है Pr। ठीक है, ये दो तत्व ऐसे हैं जिनके ऑक्साइडों का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही तत्व पूछा है तो आप या तो नियोडीमियम लिख दीजिएगा या प्रेसियोडीमियम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जो 1 मार्क का ही है, 1 अंक का ही क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। तो याद कीजिएगा मैंने आपको 3 अभिक्रियाएं पढ़ाई थी। एक तो वुड्स अभिक्रिया, एक मैंने आपको पढ़ाई थी वुड्स फिटिक अभिक्रिया और एक आपको मैंने पढ़ाई थी फिटिक अभिक्रिया और एक और पढ़ाई थी जिसका नाम था उल्मान अभिक्रिया। क्या था? उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में तो क्लोरोबेंजीन प्रयुक्त नहीं होता, हालांकि बनता तो इसमें डाइफेनिल ही है,
वुड्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्केन बनता है। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में 1 एल्किल हैलाइड लेते हैं और 1 हेलोबेंजीन लेते हैं। याद कीजिएगा, एक क्या लेते हैं, हेलोबेंजीन, एल्किल बेंजीन बनता है। और फिटिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं या 2 हेलोबेंजीन लेते हैं और उनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। तो आज आप एक काम कीजिएगा, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया, चारों अभिक्रियाओं को एक बार पढ़िएगा। मैंने आपको नेम रिएक्शन का अलग से वीडियो भी अवेलेबल करवा रखा है। उस पदार्थ का नाम बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं हम। उस पदार्थ का नाम बताइए जो टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजील क्लोराइड देता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजील क्लोराइड देता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात टोलुइन का फॉर्मूला लिख लेना। यह टोलुइन होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, CH3। इसकी जब हम क्रिया Cl2 के साथ करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन की क्रिया जब Cl2 के साथ करवाई जाती है तो एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप CH3 का H अट जाता है और उसके स्थान पर क्या लग जाता है, Cl, और इसे हम क्या कहते हैं, बेंजील क्लोराइड कहते हैं। याद कीजिएगा, इसी अभिक्रिया को यदि लुईस अम्ल जैसे AlCl3 की उपस्थिति में करवाया जाए तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होती है, रिएक्शन होती है। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बनता है और पैरा क्लोरोटोलुइन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको ये दोनों रिएक्शंस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापन CH3 के H का होता है और AlCl3 की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और प्रतिस्थापन ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पैरा क्रिसोल का IUPAC नाम लिखो। तो देखो, सबसे पहली बात, क्रिसोल होता क्या है कि फिनॉल की ऑर्थो, मेटा या पैरा स्थिति पर यदि CH3 जोड़ दिया जाए तो उसे क्रिसोल कहते हैं। ऑर्थो स्थिति पर जोड़ोगे CH3 मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो पे जोड़ोगे तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे जोड़ोगे मेटा क्रिसोल, और चूंकि ये पैरा क्रिसोल का IUPAC नाम पूछ रहा है तो हम पैरा पे क्या जोड़ देंगे, CH3। अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो नाम हो जाएगा 4-मेथिल फिनॉल, 4-मेथिल फिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4-मेथिल फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 7, फिनॉल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो याद कीजिएगा, फिनॉल का जब हम क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। ये देखो, ये कंपाउंड बनता है, आपको रटना पड़ेगा इसे, कि फिनॉल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण कराने पर जो उत्पाद बनता है ना, उसका नाम क्या होता है, पैरा बेंजोक्विनोन। ये देखिएगा, मैं आपको पूरी समीकरण लिख के बता देता हूँ कि ये अपना फिनॉल है, ये क्या है बच्चों, फिनॉल, और इसका ऑक्सीकरण करवाना है क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2, CrO2Cl2। तो फिनॉल का जब CrO2Cl2 से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। डायरेक्टली याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल का CrO2Cl2 से जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। और ये पैरा बेंजोक्विनोन की क्या है स्ट्रक्चर, पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1,2-डाइक्लोरोएथीन के किस ज्यामितीय समावयव का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। 1,2-डाइक्लोरोएथीन के किस ज्यामितीय समावयव का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 16 से है।
याद रखिएगा जो सिस समावेवी होता है उसका क्वथनांक ट्रांस समावेवी से अधिक होता है। सिस समावेवी का क्वथनांक ट्रांस समावेवी से अधिक होता है और गलनांक जो होता है वो ट्रांस समावेवी का ज़्यादा होता है और सिस का क्या होता है, कम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कि सिस समावेवी का क्वथनांक ज़्यादा होगा और ट्रांस समावेवी का गलनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है वो चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर से, 16 से। जल्दी ही मैं आपको ये चैप्टर भी स्टडी करवा दूंगा। फिलहाल एक बार अपन मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपन को आइडिया हो जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नांकित रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नांकित रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवा रखी है। ये फिनॉल है और ये क्या है, जिंक। याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो ZnO बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, ZnO। यहाँ से Zn और यहाँ से O, तो ZnO बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगी, बेंजीन। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ से जिंक और इसका ऑक्सीजन निकाल देना तो ZnO निकल गया, तो फिर बचा ही क्या, C6H5 और H, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, एथेनॉल व ईथर का मिश्रण डैश 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 नाम से पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा नेटेलाइट। इसका आंसर क्या होगा, नेटेलाइट। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, मैं वापस सही कर लेता हूँ। अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर थे अपन, यहाँ पर थे। एथेनॉल व ईथर का मिश्रण नेटेलाइट नाम से, याद रखिएगा एथेनॉल और ईथर का जो मिश्रण होता है वो नेटेलाइट कहलाता है। एथेनॉल और ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है, नेटेलाइट, और इस नाम से पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये पहला ही खंड चल रहा है जिसमें सभी क्वेश्चन कितने कितने अंक के हैं, एक एक अंक के हैं। एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन से बनता है। तो याद रखिएगा ये एथेनोइक अम्ल होता है, सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका अपचयन करवाना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सूत्र होता है LiAlH4। तो जब हम एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाते हैं तो पहले बनता है एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करवाने पर प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल। चलेगा, अब हम बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब की ओर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। खंड ब का क्वेश्चन है Na2SO4 के लिए लैम्डा m की गणना कीजिए। कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 से आया है, जहां आपको लैम्डा Na प्लस की वैल्यू दे रखी है 50.1 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा SO4 -2 की वैल्यू दे रखी है 160 साइमन्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमेंस और सीमेंस एक ही बात होता है। देखिएगा कैसे करेंगे। कोलराउस का नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटे की मोलर चालकता शून्य सांद्रता पर उस विद्युत अपघटे में उपस्थित धनायन और ऋणायन की शून्य सांद्रता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था कि लैम्डा नॉट m बराबर होता है लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट माइनस। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम m लगा देते हैं और यहाँ पर हम n लगा देते हैं। m का मतलब होता है धनायन के मोलों की कुल संख्या और n का मतलब होता है ऋणायन के मोलों की कुल संख्या। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है लैम्डा नॉट
Na2SO4। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले बताओ कि Na2SO4 में कितने Na+ आयन है? 2। तो m की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 गुणा, फिर हम लिखेंगे लैम्डा नोट प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है 50.1, तो 2 गुणा 50.1 प्लस लैम्डा नोट SO4 कितना दे रखा है 160, और SO4 का कितना आयन है? एक ही आयन है, तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1 रखो नहीं रखो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या लिख दो 160। सॉल्व करोगे तो 50.1 गुणा 2, इसको सॉल्व करोगे फिर उसमें कितना जोड़ देना? 160 जोड़ देना। समझ में आ रही है बात आपको? 50.1 को 2 से गुणा करके उसमें 160 जोड़ना है, तो आंसर आ जाएगा 260.2। 260.2। तो कोलराउस के नियम पर आधारित इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 260.2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 298 केल्विन पर 0.10 m KCl विलयन की विशिष्ट चालकत्व 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो याद कीजिएगा बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको मोलर चालकता का सूत्र बताया था। लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m, कापा गुणा 1000 बटा m, और कापा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0129 गुणा 1000 और बटा m। m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ये देखिएगा, ये दे रखी है 0.10। समझ में आई बात? वापस से बताता हूँ, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर 0.10 m KCl विलयन की विशिष्ट चालकत्व इतनी है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। 0.10 m यानी मोलरता आपको दे रखी है, कापा का मान आपको दे रखा है, पूछा क्या है लैम्डा m। तो लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m, और कापा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0129 गुणा 1000 बटा m। m की वैल्यू कितनी है? 0.10। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 0.0129। तो 10,000 को इससे गुणा करोगे तो 129 आ जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आंसर हो जाएगा 129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है एक बार वापस से बता देता हूँ। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ना, लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण में यौगिक x की पहचान कर IUPAC नाम दीजिए। IUPAC नाम लिखिए। निम्नांकित समीकरण में यौगिक x की क्या करनी है? पहचान, और उसका क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो ये समीकरण आपको दे रखी है CH3Cl प्लस AgCl। तो याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 10 को मैंने आपको कहा था कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। ये साइनाइड का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक, क्योंकि AgCN जो होता है वो एक सहसंयोजक यौगिक होता है, और सहसंयोजक यौगिक होने के कारण से Ag पे प्लस और Cn के कार्बन पर माइनस नहीं आ पाता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट की फॉर्म में नाइट्रोजन अटैक करता है और आइसोसाइनाइड बनता है, और यानी CH3NC बनता है। ठीक है, और इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, देखिएगा IUPAC नाम किसका लिखना है आपको? CH3NC का, CH3NC का। तो मेथेन कार्बिल एमीन नाम हो जाएगा, मेथेन कार्बिल एमीन। सॉरी NC है, ये मैंने गलत लिख दिया, CH3NC बनेगा ना। तो एक कार्बन मीथेन कार्बिल एमीन, इसका अनुलग्न होता है कार्बिल एमीन। फिर अगला क्वेश्चन है CH3Cl का
कक्षक आरेख बनाइए। तो बहुत आसान है, CH3Cl में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। तो आप पहले एक sp3 संकरित कक्षक बनाइएगा। ये देखो, ये हो गया sp3 संकरित कक्षक, जिसमें बंद कोण कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। फिर यहाँ पर आप प्रत्येक ऑर्बिटल पर, प्रत्येक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 3 जुड़ेंगे क्योंकि 3 है ना, और एक पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो ये हो गया CH3Cl का कक्षीय आरेख। कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CH3Cl जो है ना, उसमें कार्बन का संकरण क्या है, sp3। कार्बन का संकरण क्या है, sp3 संकरण है। तो आपको सबसे पहले sp3 संकरित कक्षक बनाना है। आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखो, क्लास 11 में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। ये है sp3 संकरित कक्षक। अब आपको क्या करना है, आपके पास कितने H है, 3। तो 3 तो आप हाइड्रोजन जोड़ देना। तो ये H, ये H और ये H, और एक Cl जुड़ेगा। Cl का p ऑर्बिटल जुड़ेगा। तो आपको ऐसे जोड़ना है इसको, ठीक है। ये किसका कक्षीय आरेख है, अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये किसका कक्षीय आरेख है, CH3Cl का। और याद रखिएगा, यहाँ पे बंद कोण का मान कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। वापस से बनाऊँ एक बार, वापस से देख लीजिएगा। ये सबसे पहले एक ऐसे ऊपर ऑर्बिटल बनाना है, फिर इधर बनाना है, फिर थोड़ा नीचे बना देना और थोड़ा ऐसे साइड में बना देना। यहाँ पे तो जोड़ देना CH3Cl, ठीक है, उसका p ऑर्बिटल जोड़ देना आप। यहाँ पे S कक्षक जुड़ेगा, यहाँ पर भी S कक्षक जुड़ेगा, यहाँ पर भी S। तो ये किसका कक्षीय आरेख हो गया, CH3Cl का। त्रियो व एरिथ्रो रूप में अंतर लिखिए, चैप्टर नंबर 16 से आया है। हालांकि जब तक ये चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में आएगा नहीं। चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिएगा, थ्रियो का मतलब होता है विपरीत और एरिथ्रो का मतलब होता है समान। थ्रियो का मतलब क्या होता है, विपरीत। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, समान। तो फीसर प्रक्षेपण सूत्र में, अब फीसर प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है वो आप चैप्टर नंबर 16 में पढ़ोगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा 1-2 दिन में, जब अपना बाकी का सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में अंत में पढ़ेंगे। तो देखो, थ्रियो रूप में क्या होता है कि एक ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर एक समूह लगा देना COH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो देखो, विपरीत हो गए ना OH OH, तो इसे तो कहते हैं थ्रियो रूप। और जब इन्हीं ग्रुप को आप सेम डायरेक्शन में लगा दोगे तो इसे हम कहेंगे इरिथ्रो। इरिथ्रो में सेम होता है, देखो दोनों OH सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसमें विपरीत आ रहे हैं। तो विपरीत आते हैं तो उसे थ्रियो कहते हैं, सेम आते हैं तो उसे इरिथ्रो कहते हैं। तो एक बार वापस से सुन लीजिएगा, थ्रियो का मतलब होता है विपरीत। 2 समान समूह यदि विपरीत दिशा में हो 2 किरेल कार्बन पर, तो उसे थ्रियो कहा जाता है फीसर प्रक्षेपण सूत्र में। और 2 किरेल कार्बन पर 2 समान समूह समान दिशा में हो फीसर प्रक्षेपण सूत्र में, तो उसे एरिथ्रो रूप कहा जाता है। वापस से सुन लीजिएगा, थ्रियो रूप की परिभाषा क्या होगी, फीसर प्रक्षेपण सूत्र में, फीसर प्रक्षेपण सूत्र में 2 समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। ये देखो, 2 OH मैंने विपरीत दिशा में लगाए, तो ये है थ्रियो रूप। और समान दिशा में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रो रूप कहते हैं। तो यहाँ पर H लगा देना, यहाँ पर H, ऊपर और नीचे है ना आपको अलग अलग ग्रुप लगाने। जैसे ऊपर COH लगा दिया तो नीचे आपको CH3 लगा देना है। ये देखो, COH और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। जो पहला सूत्र लिखा मैंने वो थ्रियो रूप है, और दूसरा क्या है, एरिथ्रो रूप। एरिथ्रो में क्या होता है बच्चों, 2 किरेल कार्बन पर, ये देखो ये किरेल कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसा है, किरेल। इन दोनों किरेल कार्बन पर 2 समान समूह समान दिशा में हैं। किरेल रखने के लिए आपको ऊपर नीचे अलग अलग ग्रुप लगाने होंगे। तो दोनों OH समान दिशा में है, तो ये इरिथ्रो रूप है। क्या नाम है इसका, इरिथ्रो। और ये क्या होगा,
3O। तो 3O और इथरो में क्या अंतर हो गया कि फीसर प्रक्षेपण सूत्र में फीसर प्रक्षेपण सूत्र में दो समान समूह यदि विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे 3O रूप कहा जाता है, और फीसर प्रक्षेपण सूत्र में दो समान समूह यदि समान दिशा में होते हैं तो उसे एरिथ्रो रूप कहते हैं, तो उसे एरिथ्रो रूप कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं खंड स की ओर। खंड स में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दे रखा है उसके 2 भाग हैं। फिर खंड स में जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो अथवा में होंगे, तो अथवा में भी आपको मिलेगा, आपको यानी 2 विकल्प मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 का क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशतता को परिभाषित कर इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताई थी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता। और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है परसेंटेज W/W बराबर अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। परसेंटेज W/W इज इक्वल टू होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। आदर्श विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, और इसके 2 उदाहरण आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो ये रहा और एक एग्जांपल ये रहा, तो याद कर लीजिएगा बेंजीन प्लस टोलुइन, और दूसरा एग्जांपल हो गया क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन। चलिएगा, अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी बात कर लेते हैं। आयतन प्रतिशतता को परिभाषित कर इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है? 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव की ml में मात्रा, या 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का ml में आयतन, 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का ml में आयतन। तो परसेंटेज V/V इज इक्वल टू होगा अवयव का ml में आयतन बटा विलयन का ml में आयतन, जो टोटल विलयन आपको दे रखा है उसका आयतन गुणा 100। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे इसको वापस से एक बार पढ़ लीजिएगा यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण लिखो। तो देखो, अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन होते हैं उसमें से एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा, जैसे C2H5OH प्लस H2O, C2H5OH प्लस H2O। और ऋणात्मक विचलन में आप याद कर लीजिएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कैल्कोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जो कैल्कोजन समूह होता है वो वर्ग 16 होता है, यानी वर्ग 16 को कैल्कोजन समूह भी कहा जाता है, और वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NH2NP4। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4
MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन है, लेकिन एप्सम लवण मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक से आता है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O ये किसका सूत्र है? एप्सम लवण का, या इसे इप्सम लवण भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको अभिक्रिया दे रखी है, निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। पहली अभिक्रिया है 8NH3 + 3Cl2। याद कीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था अमोनिया की Cl2 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया की Cl2 के साथ अभिक्रिया। और इसमें 2 अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, एक वो अभिक्रिया जिसमें अमोनिया को आधिक्य में लिया जाता है, और एक वो अभिक्रिया जिसमें Cl2 को आधिक्य में लिया जाता है। जब हम अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन गैस का क्या होता है? निर्माण। जब हम अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तब तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन गैस बनती है। और जब हम Cl2 को आधिक्य में लेते हैं तो NCl3 बनता है, और साथ में HCl बनता है। तो हम समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? देखो, पहली जो समीकरण है उसमें देखो आप अमोनिया को आधिक्य में ले रखा है, तो एक तो बन जाएगा NH4Cl प्लस साथ में क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन गैस। फिर आप समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए देखिएगा यहाँ पे 24 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 8 × 3 24 हो गए, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, तो 6 चौके 24 हो गए। यहाँ पर 6 × 4 कितने हो गए? 24। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 8। इधर देखो 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, 8 हो गए। क्लोरीन कितने हैं? 6। तो क्लोरीन देखो 6 लग गया NH4Cl के, तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 6। दूसरी जो समीकरण है उसके अंदर एक तो बनेगा NCl3 और एक बनेगा HCl। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3। और Cl कितने हो गए? 6। तो 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो याद रखिएगा, दूसरी अभिक्रिया में Cl2 को आधिक्य में ले रखा है, और पहली अभिक्रिया में अमोनिया को आधिक्य में ले रखा है। पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी हम चर्चा करते हैं। हैलोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हैलोजन समूह का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP5 होता है, NH2NP5। और क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र लिखिए, Na3AlF6। ये क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। ये किसका सूत्र है? क्रायोलाइट का। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने का दे रखा है। तो कॉपर प्लस तनु HNO3, तो इसमें एक तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस बनेगा वाटर। तो याद कीजिएगा, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हम कॉपर की अभिक्रिया करवाते हैं तो साथ में NO बनता है। साथ में क्या बनता है? NO। समीकरण को आप अपने आप संतुलित कर लीजिएगा। पी ब्लॉक वाले चैप्टर में मैंने इस समीकरण को अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो कॉपर की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, और तनु के साथ ध्यान रखिएगा क्या बनेगा? NO। और सांद्र के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा NO2 बनता है। तो कॉपर नाइट्रेट प्लस जल प्लस क्या बन जाएगा? NO2। ठीक है, चलिएगा, ये वाले क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में दे दिए, तो ये तो अपन कर ही चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित संकुल का IUPAC नाम लिखिए। कुछ संकुल यौगिक आपको दे रखे हैं, 2 संकुल यौगिक दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है इनके IUPAC नाम लिखो। तो IUPAC नाम लिखना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। तो पहले इसका IUPAC नाम एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ क्या होगा, देखिएगा। Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। और मैंने बताया था जब किसी संकुल यौगिक में
आयनन मंडल और समन्वय मंडल दोनों में उपस्थित धातु समान होती है तो हम दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी थर्ड, तो नाम हो जाएगा आयरन थर्ड। ठीक है, ये जो 3 है ना वो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग, और ये 4 इसके ऊपर जाता है, याद कीजिएगा। तो मैं वापस लिख लेता हूँ Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, तो नाम हो जाएगा आयरन थर्ड। फिर समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। समन्वय मंडल में सबसे पहले लिगेंड का नाम संख्या के साथ, तो हेक्सा साइनो फेरेट। फिर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आपको सिखाई रखी है मैंने, ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी सेकंड, तो इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड हेक्सा साइनो, सॉरी साइनो नहीं होगा, Cl दे रखा है आपको, तो क्लोरो हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो। और ये Cl है, Cn नहीं, जनरली यहाँ पे Cn होता है, इसमें Cl दे रखा है, तो हेक्सा क्लोरो। तो नाम क्या हो गया, आयरन थर्ड हेक्सा क्लोरो फेरेट सेकंड, आयरन थर्ड हेक्सा क्लोरो फेरेट सेकंड। ठीक है, चलिएगा, अब हम इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड आएगी, और फिर क्लोराइड। ठीक है, डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संबंधित वीडियो को वापस से देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन है। फिर इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, COF6-3 संकुल आयन की ज्यामिति का चित्र बनाइए। तो देखिएगा, इसका संगरण होता है sp3d2, संगरण निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, VBT पर आधारित क्वेश्चन है। आकृति हो जाएगी अष्टफल की है, आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफल की आकृति। तो ज्यामिति का चित्र बना सकते हो, वापस से बना के बता देता हूँ। अष्टफल की आकृति ऐसे बनती है, COF6 है ना, सॉरी, ये यहाँ से अपन को 2 बॉन्ड अपन ने एक्स्ट्रा बना दिए, तो इसको मिटाना पड़ेगा, वापस से बना देता हूँ मैं। ये देखो, सबसे पहले एक वर्ग बनाना है, यहाँ पे आपको कोबाल्ट, फिर 4 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड नीचे, तो F F F F F और F। ये किसका नाम हो गया, ये नाम हो गया आपका किसकी स्ट्रक्चर हो गई, COF6-3। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। नाम लिखना है आपको Fe4 FeCl6 का होल थ्राइस। तो देखो, नाम होगा इसका आयरन थर्ड हेक्सा क्लोरो फेरेट सेकंड। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, इसलिए वापस से माइक लगाना मैं भूल गया था, तो आप एक बार वापस से इसको देख लीजिएगा। CONH3 का होल ट्वाइस, सॉरी CONH3 का होल 6 Cl2, ये आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। ठीक है, तो डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं। फिर इसकी आपको ज्यामिति बनानी है, तो इसकी ज्यामिति बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका संगरण ज्ञात कीजिएगा VBT के द्वारा। तो संगरण आएगा sp3d2, आकृति हो जाएगी अष्टफल की है, कैसी हो जाएगी, अष्टफल की है, F F F F F और F, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अथवा में है, निम्नांकित संकुल का IUPAC नाम लिखिए। CO6 कार्बोनिल यौगिक है, नाम हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था धातु की हमेशा 0 होती है, तो नाम हो गया हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0।
फिर अगला जो संकुल है उसका नाम होगा डाईग्लाइसिनेटो क्यूप्रेट, सॉरी डाईग्लाइसिनेटो कॉपर, फिर ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिएगा, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, Gly पे -1 आवेश होता है, ग्लाइसिनेटो कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आपको मैंने सिखा रखी है। फिर अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है NiCl4-2 संकुल आयन की ज्यामिति का चित्र बनाओ। तो इसका संकरण होता है sp3 और ज्यामिति हो जाएगी चतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय। VBT के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब VBT को डिटेल में आपको मैंने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन सारे हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है CaCN + H2SO4 से X बनेगा और उसकी जल से क्रिया करवाएंगे तो Y बनेगा। X और Y की पहचान कीजिए। ये सिलेबस से हमारे बाहर से क्वेश्चन दे रखा है, फिर भी आपको आना चाहिए। हालांकि H2SO4 आपके सिलेबस में, लेकिन समस्या है कि इसमें CaCN नहीं होता, CaCN2 होता है। CaCN2 होता है, ये गलत लिखा हुआ है, CaCN2 + H2SO4। तो देखो इसमें क्या होता है, कैल्शियम पे +2 आवेश होता है, सल्फेट पे क्या होता है -2। तो एक तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस बनेगा H2CN2। ठीक है, ये CN2 H2 से क्रिया करके क्या बना देगा, H2CN2 और कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। तो यहाँ पे आपको जिप्सम बना देना है, CaSO4.2H2। वापस से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहली बात तो ये CaCN नहीं है, ये CaCN2 है प्लस H2SO4, इन दोनों की क्रिया से बनेगा CaSO4 + H2CN2 और CaSO4 की जल से क्रिया करवानी है तो बन जाएगा CaSO4.2H2O और इसे जिप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिप्सम। नाइट्रोबेंजीन के मेटा निर्देशीकारी प्रभाव को दर्शाने वाली अनुनादी संरचनाएं बनाइए। नाइट्रोबेंजीन के मेटा निर्देशीकारी प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचना बनाइए। तो देखो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये एमीन वाले चैप्टर से रिएक्शन है, सॉरी क्वेश्चन है। ये बेंजीन है और ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन को हमें खोल के लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका बेंजीन, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, क्लास 11 में सिखाया जाता है और क्लास 12 में भी आपको सिखाएंगे। वापस से आपको इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आने, फिर ये यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर इस अगली स्ट्रक्चर में इस पाई बॉन्ड को यहाँ लेके आ जाना तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर अगली स्ट्रक्चर में यहाँ लेके आ जाना इसको तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा, मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही प्लस होता है तो प्लस वाला ऑर्थो पैरा पे तो कर नहीं सकता क्योंकि उन पे ऑलरेडी प्लस आ चुका है, तो ये मेटा पे अटैक करेगा। इसलिए NO2 जो समूह होता है वो मेटा निर्देशीय होता है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक समीकरण में X और Y को पहचान कर रासायनिक सूत्र व मान लिखिए। मान नहीं है, नाम है ये। तो देखो CH3 CH2 NH2 का आपको ऑक्सीकरण करवाना है, KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। तो जब आप KMnO4 के द्वारा इसको ऑक्सीकरण कराओगे तो यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन निकालना, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होता है। तो बन जाएगा ये कंपाउंड CH3CH। वापस से बताता हूँ आपको, KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाना है तो एक H यहाँ से निकालोगे, एक H यहाँ से निकालोगे तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, फिर इसका जल अपघटन करवाना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना और इस पे ऑक्सीजन जोड़ देना तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो याद रखिएगा क्या किया अपन ने, पहले इसका ऑक्सीकरण करवाया और फिर जल अपघटन करवाया। तो ऑक्सीकरण करवाया तो आपको हाइड्रोजन निकालना है, एक इस कार्बन से और एक इस नाइट्रोजन से।
तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, फिर इसका करवाया जल अपघटन, तो यहाँ से इस बॉन्ड को किया ब्रेक और यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन, तो एसिटाल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं खंड डी पर। खंड डी पर क्वेश्चन है नंबर 1, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या लिखिए। तो BCC जो होता है उसमें कुल कणों की संख्या 2 होती है। आपको याद होगा SCC में 1 बताया था, BCC में 2 और FCC में कितने बताए थे, 4। तो ये आपसे पूछ रहा है काय केंद्रित में, तो काय केंद्रित में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए, याद कीजिएगा 68% आती है। मैंने आपको बताया था SCC की 52.4 होती है, BCC की 68 होती है और FCC की कितनी होती है, 74% होती है। FCC की कितनी होती है, 74। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो ज्ञात करने का सूत्र बता रखा था, PE बराबर Z गुणा 4/3 पाई R क्यूब बटा A क्यूब। ठीक है, तो Z का मान तो 2 रखते हैं ना BCC के लिए, फिर 4/3 पाई R क्यूब बटा A की जगह क्या रखोगे, मैंने आपको बताया था BCC के लिए √3A बराबर क्या होता है, 4R। तो A बराबर हो जाएगा 4R बटा √3 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे कितना प्रतिशत उत्तर आएगा, 68%। और ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना लिखिए। तो काय केंद्रित में क्या होता है, अवयवी कण कोनों पर होते हैं, अवयवी कण कोनों पर होते हैं और एक अवयवी कण कहाँ होता है, एकक कोष्टिका के केंद्र पर। ठीक है, बना लोगे इसकी संरचना। अगला क्वेश्चन, सरल घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या लिखो। SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। तो ये SCC है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 1। सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिएगा। तो सूत्र अभी बताया था, उस सूत्र में आप Z और A के मान रखोगे और प्राप्त करोगे, कितना आएगा, 52.4। और सरल घनीय एकक कोष्टिका की ब्रेवे क्रिस्टल संरचना बनाओ। तो इसमें अवयवी कण केवल कहाँ रखने हैं, आपको कोनों पर रखने हैं। तो ये देखिएगा, अवयवी कण केवल कहाँ रखोगे, कोनों पर। तो ये ब्रेवे संरचना हो गई किसकी, सरल घनीय एकक कोष्टिका की। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, द्रव स्नेही कोलाइड को परिभाषित कीजिए। पहला भाग, तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, उन्हें कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। ये अधिक स्थायी होते हैं। बताया था मैंने आपको, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 5 से। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिशोषण व अवशोषण में 2 अंतर लिखो। तो देखो बच्चों, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है जो केवल पृष्ठ पर संपन्न होती है। अधिशोषण केवल कैसी घटना है, अधिशोषण कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है। जबकि अवशोषण जो होती है वो एक स्थूल परिघटना होती है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान होती है, पृष्ठ पर भी होती है और आंतरिक भाग पर भी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। हालांकि मैंने इसी एग्जाम्पल से आपको पहले से भी समझाया था। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल के छोड़ दो और 3-4 घंटे बाद में निकालो, तो आप देखोगे पानी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर भी चिपका है, अंदर भी चिपका है। तो इसे कहेंगे अवशोषण। ये स्थूल घटना होती है, संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है, पृष्ठ पर भी और अंदर भी। और अधिशोषण क्या होता है, उसी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल के तुरंत बाहर निकाल लो, तो वो क्या है, अधिशोषण केवल कहाँ पर होता है, पृष्ठ पर। तो एक अंतर तो ये हो गया। पहला अंतर क्या हो गया कि अधिशोषण पृष्ठीय घटना है जबकि अवशोषण स्थूल परिघटना है। अधिशोषण केवल पृष्ठ पर होता है, अवशोषण संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होता है। दूसरा अंतर क्या है कि अधिशोषण प्रारंभ में धीमी गति से नहीं, अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में कैसी गति से होता है, तीव्र, और बाद में ये कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 में देखिएगा, मैंने आपको जो नोट्स भेज रखे हैं उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
अवशोषण में क्या होता है, प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से होता है। ये प्रारंभ में तीव्र होता है, ये प्रारंभ में तीव्र होता है, बाद में धीमा हो जाता है, और ये एक समान रूप से होता है प्रारंभ से अंत तक। विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र बनाओ। तो इसमें क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है, इधर से पानी आता है, इधर से पानी बाहर जाता है। ये कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि होती है। इसमें एक चमड़े का थैला लटका देते हैं इस प्रकार से, और इसमें उस कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं इस चमड़े के थैले में, जिसको क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। और फिर हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो प्लस का होता है, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर चमड़े के थैले के बाहर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपोहन कहा जाता है। तो ये विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र हो जाएगा, कि मैं वापस से बना के बता देता हूँ। एक पात्र है जिसमें सबसे पहले आपको पानी भर लेना है। ठीक है, इधर एक पाइप ऐसे लगाते हैं, इधर से पानी आता है और इधर से पानी बाहर जाता है। ये पाइप है, पानी बाहर जा रहा है और ये पानी अंदर आ रहा है। फिर इसके अंदर एक चमड़े का थैला लटका देते हैं ऐसे, ये चमड़े का क्या हो गया, थैला। इस चमड़े के थैले के अंदर उस कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं, जिसको क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। और फिर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड चमड़े के थैले के बाईं ओर, ये देखो ये रहा, और एक इलेक्ट्रोड चमड़े के थैले के दाईं ओर, ये प्लस का और ये माइनस का। ये चित्र हो गया किसका, विद्युत अपोहन का। टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र बनाइए। तो टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र, ये कोलाइडी विलयन है, इसमें से आपने प्रकाश गुजारा, यहाँ पे एक छोटा छेद कर रखा है, तो प्रकाश का पथ चमक जाएगा, इस प्रकार से चमका देना है। तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव। बहुत आसान है। अब भाग ई, जो 22वां प्रश्न है, उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखिएगा 22वें प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं भाग ई में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर 2.303 बटा टी log a0 बटा a। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन जो है वो इस स्क्रीन पे करना संभव नहीं है, तो आप चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है, आप संबंधित वीडियो देख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना सिखाया था। अगला प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 0.693 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है 0.693 बटा k। ठीक है, k का मान यहाँ पे रख देना और फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे बता देता हूँ। k का मान दे रखा है, तो ये हो गया आपका 0.693 बटा k का मान रखिएगा। तो 0.693 बटा k, 0.693 गुणा 10⁻⁻14, तो ये कट जाएगा, 0.693 से 0.693 कट जाएगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 14 सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो k बराबर मैंने आपको बताया था a0 माइनस a बटा t होता है। अब इसको डिराइव करके बताना है, तो डेरिवेशन मैंने आपको इसका चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करो। जब इस अभिक्रिया का वेग k गुणा k बराबर है, जब इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करो। जब इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मान है जो कितना दे रखा है, 3.7 गुणा 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.074 मोल प्रति लीटर है। तो याद कीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है उसका सूत्र क्या बताया था, मैंने आपको बताया था T½ बराबर a0/2k। ठीक है, अब इसमें आपको देखो प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.074
तो ए नोट का मान रख दिया, 2 गुणा के का मान कितना है बताओ, 3.7 गुणा 10 की घात -4। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका टी हाफ का मान आ जाएगा। तो कर सकते हैं। प्रथम कोटि अथवा में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से अर्धआयुकाल ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से अर्धआयुकाल ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अर्धआयुकाल 10 सेकंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। तो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का जो सूत्र होता है वो होता है 0.693/k। अब आपको k का मान पूछा है तो k बराबर हो जाएगा 0.693/t हाफ, और t हाफ आपको दे रखा है 10 सेकंड, तो 0.693/10। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब है 23वां क्वेश्चन, निम्नांकित अभिक्रिया में x व y को पहचानो और उनका IUPAC नाम लिखो। तो देखो, CH3CHO + Cl2 NaOH की उपस्थिति में x, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा ये पूछ रहा है, और NaOH के साथ क्रिया करवाई तो y बनेगा, और y का मान क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। x व y का IUPAC नाम लिखो। तो x बराबर यहाँ पे होगा क्लोरोफॉर्म, IUPAC नाम हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया का क्वेश्चन है। कौन सी अभिक्रिया का है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया का। तो देखो, CH3CHO की क्रिया करवा रखी है Cl2 NaOH के साथ। तो देखो, ये एल्डिहाइड जो होता है उसमें जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो NaOH क्या करेगा, NaOH का जो OH- है वो इन तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पे Cl लगा देगा, तो बन जाएगा CCl3CHO। इसको क्लोरेल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेल। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? कितने क्लोरीन है इसके अंदर? 3, तो ट्राईक्लोरो एथेनेल। 2 कार्बन है ना, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर X जो होगा वो होगा CCl3CHO। अब देखो, नाम होगा इसका IUPAC ट्राईक्लोरो, 2 कार्बन एथेनेल, क्योंकि CHO का अनुलग्न क्या होता है? एथेनेल होता है। और Y जो होगा ना वो क्लोरोफॉर्म होगा। Y क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है। तो अब है सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो। तो सक्सिनिक अम्ल का सूत्र होता है CH2COH CH2COOH, ये होता है सक्सिनिक अम्ल। अभी मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 13 में कार्बोक्सिलिक अम्ल का वाला पोर्शन में IUPAC नामकरण पढ़ाया था, तब आया था। मैंने कहा था कि ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, बीच में एक CH2 लगा देते हैं तो वो मेलोनिक अम्ल हो जाता है, फिर एक और CH2 लगा देते हैं तो वो सक्सिनिक हो जाता है। याद कीजिएगा उसको। तो सक्सिनिक अम्ल में क्या होता है? 2 COH के बीच में 2 CH2 होते हैं। कितने CH2 होते हैं? 2। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का द्विलक का चित्र बनाओ। तो ये एसिटिक अम्ल इस प्रकार से बनाएंगे। पहले आप एसिटिक अम्ल बनाएंगे, ये एसिटिक अम्ल हो गया। फिर एक और एसिटिक अम्ल बनाएंगे और दोनों एसिटिक अम्ल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर देंगे। तो ये देखो, ये क्या हो गया? द्विलक। इसको अपन चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर X व Y को पहचानो व IUPAC नाम लिखो। ये वाली जो रिएक्शन है वो मैंने आपको कार्बोनिल यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, तो वहाँ से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में मैं इस रिएक्शन को पढ़ाऊँगा। पढ़ा ही नहीं है अभी आपको, चलो मैं बता देता हूँ कि CH3MgBr प्लस CO2 प्लस
CO2, तो CO2 की संरचना ऐसी होती है। मैंने आपको बताया था गिन्यार अभिकर्मक में R पर माइनस होता है और Mg पे क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो माइनस को जोड़ देना इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस, और Mg प्लस को जोड़ देना है इस ऑक्सीजन पर। तो बन जाएगा O डबल बॉन्ड C O MgBr, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। फिर इसका आप क्या करवा देना, जल अपघटन, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद रखिएगा X का जो मान होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। कैसे करवाई अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवानी है H3N के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आप करवाओगे H3N, ये होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजोइक अम्ल लिख दिया, यहाँ से OH और H3N नहीं है, ये N3H है, गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा और ये H3N नहीं है, ये N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं इसको। तो यहाँ से आपको OH और यहाँ से क्या निकाल देना है, H। तो ये बन जाएगा CH3CON3, ठीक है। फिर CH3CON3 जो होता है ना, वो एक नाइट्रोजन गैस का त्याग कर देता है। तो नाइट्रोजन गैस त्यागी जाएगी तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इसका समावेशीकरण होता है तो बनता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और उसका जल अपघटन करवाते हैं ना तो बनता है CH3NH2। तो X तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल और Y हो जाएगा मेथिल एमीन, Y हो जाएगा मेथिल एमीन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एडिपिक अम्ल का IUPAC नामकरण, नाम लिखिए। तो एडिपिक अम्ल जो होता है मैंने आपको बताया था ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल में दो COH के बीच में एक भी CH2 नहीं होता, इसमें एक CH2 होता है बीच में, इसमें दो CH2 होते हैं, इसमें तीन CH2 होते हैं, उसमें कितने होते हैं, चार। तो दो COH के बीच में चार CH2 बनाने हैं, दो COH के बीच में चार CH2, 1 2 3 4। ये देखो ये किसका सूत्र है, एडिपिक अम्ल का, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। फिर है कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बनाओ। तो ये कार्बोनिल यौगिक है, तो ये कार्बोनिल यौगिक की क्या हो गई, अनुनादी संरचना। तो बहुत आसान सी है, ठीक है। ये CO जो है उसका जो पाई बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देना है बस। तो एक तो CO और एक इसके कार्बोनिल यौगिक की क्या होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, अनुनादी संरचना। वापस से बता देता हूँ, ये देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास ले जाने हैं तो CO पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस। निम्नलिखित अभिक्रिया में X और Y को पहचानो और IUPAC नाम लिखो। ये देखो ये अभिक्रिया आई है चैप्टर नंबर 10 से, CH3 CHCl Cl प्लस कितने KOH है, 2 KOH। 2 KOH का मतलब है 2 OH है, तो एक OH एक Cl को हटाएगा, दूसरा OH दूसरे Cl को हटाएगा, तो बनेगा CH3 CHOH और OH। और मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते, तो एक जलकाणु यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CHO बन जाएगा। तो CH3 CHO बन गया, तो X बराबर तो हो गया CH3 CHO, और फिर उसका करवा दिया क्लीमेंसन अपचयन। और क्लीमेंसन अपचयन मैंने आपको बताया था CO समूह किस में बदल जाता है, CH2 में, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। फिर एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखो। तो एसिटल्डिहाइड होता है CH3 CHO और इसका IUPAC नाम होता है एथेनेल। क्या होता है, एथेनेल। कार्बोक्सिलेट आयन ऋणायन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। तो ये देखो ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाने हैं, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी
संरचनाएं बना सकते हो। वापस से बता देता हूँ, आसान चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी इसको हम पूरा कर दें। ये क्या हो गया, ये देखो, कार्बोक्सिलेट आयन की क्या बनानी है, अनुनादी संरचनाएं। ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, 1 2 3 4 5 6, इस पे 4 होते हैं, इस ऑक्सीजन पर 4 होते हैं, इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट किया और ये यहाँ पे लेके आ जाओगे तो बन जाएगी C, ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड O। इसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया, इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं। इसी के साथ इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने हाथों से एक बार सॉल्व कीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हालांकि कुछ जगह गलतियां भी हैं, उन गलतियों को मैंने सुधार दिया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। अभी मैं इस चैनल के ऊपर काफ़ी और चीज़ें लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।